नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान है और हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। और अब तक हम भारत के भूगोल में जो भारत का फिजिकल डिवीजन है उसके 5 विभागों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हिमालय, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब आज हम अंतिम बात करेंगे थार के डेजर्ट की, जो कि छठा फिजिकल डिवीजन भारत का माना जाता है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं अंत में आपको इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछूंगा। थार का जो डेजर्ट है वो भारत के इस भाग में स्थित है, पश्चिम उत्तर पश्चिम हम कह सकते हैं। इसमें पूरा जो थार का डेजर्ट है उसका अधिकांश हिस्सा तो भारत में ही है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में भी मौजूद है। हम केवल जो भारत का के अंदर हिस्सा है उसकी आगे बात करेंगे। तो ये जो मरुस्थल है वो दक्षिण पंजाब से कच्छ की रण तक भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। पंजाब और हरियाणा का जो दक्षिणी पोर्शन है यहाँ पर, वो इसका हिस्सा है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान, ये अरावली पर्वत श्रेणी है और इस अरावली पर्वत के पश्चिम में पाकिस्तान के बॉर्डर तक राजस्थान के लगभग 61% भाग पर ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इसी तरह से हम उत्तरी गुजरात को देखें तो कच्छ की रण जो हिस्सा है, जिसको हम लिटिल डेजर्ट भी कहते हैं, कच्छ की रण भी कहते हैं, वो भी इसी डेजर्ट का हिस्सा है। रण का मतलब होता है नमकीन, नमक वाली मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है, नमकीन मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है। और ये बिल्कुल समुद्र तल के पास में है, तो यहाँ सारा वो समुद्र का पानी खारा होता है, तो यहाँ पर वो सारी नमकीन मिट्टी बिछी रहती है। तो इस वजह से इसको हम लिटिल डेजर्ट या कच्छ की रण भी कहते हैं। तो ये पूरा जो हिस्सा है। दूसरा एक चीज याद रखिएगा, इसको विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है, रिचेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। कारण क्या है? अब आप देखिए, मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल की सामान्य परिभाषाओं में अगर हम देखें तो एक ऐसा क्षेत्र जो रेतीला हो, जहां बारिश या तो बिल्कुल नहीं हो या बहुत कम, कुछ मिलीमीटर में हो, केवल कुछ सेंटीमीटर में हो, जहां पर एग्रीकल्चर की संभावनाएं नहीं हो, जहां पे लोग यानी पॉपुलेशन डेंसिटी और पशुधन डेंसिटी बहुत कम हो, जहां जैव विविधता बहुत कम हो। मतलब इस तरह की जो सिचुएशन है, उन सबको हम डेजर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ ऐसा नहीं है। बारिश की ही बात करें तो यहाँ तो 50 से 60 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है, बाढ़ें तक आ जाती है, और हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में जालोर के अंदर, पाली के अंदर बाढ़ें आ रही है। इसी तरह से अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये दुनिया का अकेला ऐसा डेजर्ट है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी 100 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। पशुधन भी 100 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा डेंसिटीज में यहाँ पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा खेती अगर किसी डेजर्ट में होती है तो वो यही डेजर्ट है। और इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद तो इसमें खेती बहुत ज्यादा होने लगी है। और ऐसा नहीं है नहर के आने के बाद ही, पहले भी इसमें बहुत एग्रीकल्चर होती थी। दूसरा, अगर हम वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन की भी बात करें तो बहुत समृद्ध क्षेत्र है, अगर हम दूसरे मरुस्थलों से इसकी तुलना करें तो। बाकी दुनिया में जैसे चिली में एक डेजर्ट है अटाकामा, पिछले 100 साल में उसके बारिश की एक बूंद रिकॉर्ड नहीं हुई है कभी कभी। कुछ हिस्सा उसका ऐसा है, एक तिनका नहीं ढूंढ सकते आप। और यहाँ तो पेड़ पौधे, हरियाली, पशु, मानव, सब कुछ है, वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में हम ये कहें कि ये एक अच्छा, दूसरा मिनरल के एस्पेक्ट से भी अगर हम देखें तो दुनिया के कुछ डेजर्ट में एक या दो मिनरल मिलते हैं। जैसे अरब डेजर्ट में पेट्रोल मिलता है, चिली में नाइट्रेट वगैरह है, तांबा वगैरह है। लेकिन इस डेजर्ट में कई सारे खनिज मिलते हैं, खनिजों में भी ये बहुत विविध क्षेत्र है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इस पूरे डेजर्ट को ऐसे कई सारे विद्वान हैं जो डेजर्ट मानते ही नहीं है। ये तो कहते हैं ठीक है, एक सूखा क्षेत्र हम कह सकते हैं, किसी ने रुक्ष क्षेत्र भी इस्तेमाल किया इसके लिए, मतलब एक ड्राउट एरिया, डेजर्ट तो हम नहीं कह सकते इसको। तो कई सारे विद्वान ये भी मानते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का ये सबसे सूखा क्षेत्र है, तो इसको हम थार के डेजर्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है, क्योंकि ओवरऑल हम कहें क्यों तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हर एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बाकी मरुस्थलों की तुलना में काफी समृद्ध क्षेत्र ये राजस्थान का या पश्चिमी भारत का बनता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा ये बॉर्डर चलता है इधर, ये थोड़ा पाकिस्तान के अंदर है, आगे ये सिंधु का मैदान आ गया। तो ये थार का जो डेजर्ट है वो सिंधु के मैदान का ही एक पोर्शन माना जाता है, एक हिस्सा माना जाता है। और ये जो राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं, जिसमें जैसलमेर है, बाड़मेर है और यहाँ बीकानेर है, ये तीनों जिले ही
पूर्णतः रेतीले जिले माने जाते हैं, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। तो यहीं पर डेजर्टी कंडीशन बहुत ज्यादा है। वैसे तो अगर हम देखें तो ये राजस्थान में अरावली तक फैला हुआ पूरा ऐसा, लेकिन ये जिले उतने डेजर्टी नहीं है। यहाँ तो सामान्य परिस्थितियां ही हैं। सबसे डेजर्टी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो ये वेस्टर्न पोर्शन वाले हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 3 जिले आते हैं, और इन्हीं को ग्रेट इंडियन डेजर्ट के रूप में हम जानते हैं। इनका जो कुछ हिस्सा है बीच बीच में इस डेजर्ट का, वहां पर रेत नहीं है, वो पथरीला है। तो इस वजह से उसको वहां पे बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये भी देखिएगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि 33 सागर की जो उत्पत्ति है वो इसकी थार के डेजर्ट की जो उत्पत्ति है वो 33 सागर से ही हुई है। वो हिमालय के साथ ही ये 33 सागर का वाला हिस्सा ऊपर उठा था। तो ये पूरा हिस्सा वहां से ऊपर उठा, और इसके कुछ उदाहरण हम देखें तो इसमें कुछ खारी झीलें जैसे सांबर है, लूणकरणसर है, पचपदरा है, डिडवाना है। तो विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि ये 33 सागर के अवशेष हैं, इसीलिए ये खारी झीलें हैं। हालांकि कुछ थ्योरी और भी है इनके खारा होने की, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। दूसरा, अगर हम इसके एस्पेक्ट पर नजर डालें तो एक एस्पेक्ट इसका ये भी है कि इसका जो वेस्टर्न हिस्सा है, जो जैसलमेर है बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, वो कुछ हिस्सा ऐसा है जो बिल्कुल वेजिटेशन लेस है। इसको हम सम गांव कहते हैं, सम गांव, ठीक है। और वहां पर ये सारे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स का मतलब इंग्लिश में हिंदी में बालू का स्तूप, मतलब हवा के साथ जो टीले अपना स्थान बदलते रहते हैं, उड़ उड़ के रेत आगे की तरफ जाती रहती है, उनको हम बालू का स्तूप कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। वैसे तो ये सैंड ड्यून्स कई तरह के होते हैं, कई अलग अलग उसके प्रकार हैं, लेकिन अगर हम एक सबसे प्रचलित प्रकार की बात करें जो यहाँ मिलता है तो वो बरखान है। बरखान, ये लोकल टर्म है। तो ये बरखान जो है वो ऐसा अर्धचंद्राकार रेत का टीला होता है। ऐसे जैसे इसका आगे वाला हिस्सा देखें तो चांद का जो शेप होता है उसी टाइप का, आधा चांद का जो शेप होता है। हवा इधर से चलती है, रेत यहाँ से उड़कर आगे चली जाती है और ये गड्ढा बना रहता है यहाँ पर। तो इस हिसाब से इसको बरखान कहते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के। और भी कई तरह के बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनकी हम डिटेल में बात जब राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तब करेंगे। तो ये जो सम गांव है ये पर्यटन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जब सनसेट या सनराइज होता है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, जिसके लिए कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। ये सब पर्यटकों के लिए देखिए कमर्शियलाइजेशन हो गया है। तो यहाँ टेंट लगाए जाते हैं, टेंट लगा के रिसोर्ट बनाए जाते हैं, उसमें लोग रहते हैं यहाँ के। तो ये जो सम गांव है ये बहुत ही पॉपुलर जगह है इस थार के डेजर्ट में। यहाँ देखिए, अगर हम कुछ गांवों को देखें जो बिल्कुल दूरस्थ गांव हैं, डेजर्ट के अंदर स्थित है, तो देखिए किस तरह के गांव, बिल्कुल रेत ही रेत है यहाँ पे। ये देखो कैसी झोपड़ियां इन्होंने बना रखी है, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग मटेरियल्स ज्यादा नहीं है। अब आजकल जो पक्के घर है वो तो खैर कहीं से भी लाके बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल घर हम देखें वो सारे इस तरह के घर हैं। आप इसको ध्यान से देखिए कैसे बनाया गया है। ये घास फूस है ऊपर सारी, और पतली पतली लकड़ियां, क्योंकि बड़े पेड़ तो यहाँ पर है नहीं। और कहीं से इनको मिट्टी मिल जाती है तो वो मिट्टी से ये इस तरह के घर बनाते हैं। दरवाजे इसी तरह के होते हैं, जो कच्चे घर होते हैं उसमें दरवाजा कोई बहुत यहाँ बड़ा इश्यू नहीं है, ताला और ऐसी कोई चीजें नहीं होती। साथ ही अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ठंडा रहता है। आप गर्मी के सीजन में आ जाएंगे तो शायद 45 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर सामान्य बात है यहाँ पे। लेकिन आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, बहुत ठंडा रहता है। ये नेचुरली बनाया गया है। तो इस तरह से ये लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं। खेती के नाम पर बाजरा उग जाता है शायद कुछ। तो बहुत ही मतलब यहाँ पर संघर्ष है लोगों का जीवन के साथ में। कुछ हिस्सा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे रेतीला नहीं है, पथरीला है, स्टोनी डेजर्ट जिसको हम कहते हैं। तो उसमें ये जहाँ जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, ये बीच वाला जो कुछ रीजन है जहाँ ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपस में मिलते हैं, वहाँ कुछ पथरीला हिस्सा पाया जाता है। इसको बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सैंड ड्यून नहीं पाए जाते हैं। इसी बीच में यहाँ पर एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, वो आकलवुड फॉसिल पार्क। ये जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे 10-12 किलोमीटर आसपास में है। तो जैसलमेर के ठीक दक्षिण साइड में। तो यहाँ पर क्या है, ये भी पूरा पथरीला रीजन ही है एक तरह से। यहाँ पर ये जो पार्क बनाया गया है ये फॉसिल पार्क है। तो यहाँ पर कुछ लकड़ी के बड़े बड़े ठूंठ हैं। और जब इरोजन हुआ और उनको खुदाई करके बाहर निकाला तो पता चला कि वो जो कार्बन 14 जो साइंस में डेट निकालने की तकनीक है उससे, तो ये पता लगा कि यहाँ ये पेड़ हैं, पेड़ों के बड़े बड़े तने हैं जो जुरासिक काल के हैं।
मतलब इतने पुराने काल, लगभग 18 करोड़ साल पहले की बात है ये जो काल था, उसमें जब डायनासोर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा थे। तो उस समय के लकड़ी के कुछ ठूंठ यहाँ पर धरातल में कुछ उबड़ खाबड़ या नीचे जो भूगर्भिक घटनाएं घटी, उससे वो पेड़ सारे नीचे दब गए। तो पत्तियां टहनियां ये तो नीचे ताप और दाब के कारण खत्म हो जाती है, लेकिन ये तने बड़े बड़े थे तो वो अभी भी नीचे बने हुए हैं। हालांकि थोड़ा मेटामॉर्फिज्म हो गया, इसका रूपांतरण हो गया, लेकिन फिर भी वो तने वहां पर मौजूद है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ कभी हरे भरे जंगल थे, तभी तो वो इतना बड़ा विशाल पेड़ वहां पर रहा होगा। तो ऐसे कई सारे 20-25 यहाँ पर सब मिले हैं, और सबको अभी टूरिस्ट की दृष्टि से खोल भी दिया गया है। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर कभी जंगल थे। और ये बात इससे भी कि मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, ये सारी सभ्यताएं जो है वो कहीं कहीं इसके आसपास ही, यहीं इसी क्षेत्र में डेवलप हुई थी। तो अब सोचने वाली बात है कि प्राचीन जमाने में जब पूरी दुनिया खाली पड़ी है तो लोग डेजर्ट में के पास क्यों बसेंगे, या जहाँ बारिश बहुत कम होती है क्यों बसेंगे। तो इससे ही साबित होता है कि पहले ये क्षेत्र ऐसा नहीं था, पहले उपजाऊ क्षेत्र था, बारिश भी होती थी। सरस्वती नदी का जिक्र भी हम करते हैं, वो भी यहाँ बहती थी। तो ऐसा मानते हैं विद्वान कि लोग यहाँ पर बसे और इन्होंने पेड़ पौधे काटे और वो सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो की। तो लंबे समय तक फिर इसकी ड्राइनेस बढ़ती गई और धीरे धीरे ये शुष्कता आज इस डेजर्ट को जन्म दे गई। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये डेजर्ट 10,000 साल से पुराना नहीं है, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये डेजर्ट का निर्माण हुआ है। हमें बहुत छोटी क्लासों से पढ़ाया जाता है वृक्ष लगाने चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, ऐसा ही नहीं है। क्योंकि लोगों को अब समझ में आ रहा है कि पेड़ के नहीं होने और पेड़ों को काटने का बहुत लंबे समय के बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये उसी का परिणाम है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। तो ये थार के डेजर्ट संबंधी कुछ सामान्य जानकारियां थी। मैं डिटेल में इस पर और बात करूंगा, लेकिन जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तब हम इस पर डिटेल में और बात करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। थार मरुस्थल का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? थार के कितने प्रतिशत राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल का विस्तार है? थार मरुस्थल को विश्व का सबसे धनी मरुस्थल क्यों कहा जाता है? बालू का स्तूप किसे कहते हैं? आकलवुड फॉसिल पार्क की प्रमुख विशेषता क्या है? समगांव क्यों प्रसिद्ध है? बरखान किसे कहते हैं? तो ये कुछ प्रश्न है, आप इनके उत्तर दीजिए। और इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भारत के फिजिकल डिविजन्स का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम भारत की नदियां या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया अगले वीडियो में शुरू करेंगे। इस तब तक आप अपने आसपास पानी और पेड़ों की रक्षा कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।